दोस्तों एक 55 साल का व्यक्ति जिसका नाम शिव प्रसाद होता है, वो अपने ही बेटे के पत्नी के साथ संबंध बना रहा था। दरअसल उसने पहले से ही शक्तिवर्धक गोलियां खा रखी थी। वो इतना जोरदार तरीके से अपने बहू के साथ संबंध बना रहा था कि उसकी बहू की हालत खराब हो जाती है। अब उसकी बहू अपने ससुर से दरख्वास्त करते रहती है, वो भीख मांगती रहती है, वो मिन्नतें करती रहती है कि ससुर जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर वो जो व्यक्ति रहता है वो अपनी बहू को कहाँ छोड़ने वाला था। वो लगातार उसके साथ गलत काम किए जा रहा था। लमसम 2 घंटे तक वो उसके साथ गलत काम करता है, जिसके बाद वो थक जाता है और फिर अपनी बहू के बगल में ही लेट जाता है। अब दोस्तों उस 55 साल का जो व्यक्ति शिव प्रसाद होता है, उसका ये खेल अपनी बहू के साथ तकरीबन रोज का हो चला था। दोस्तों ऐसे ही 2 महीने का वक्त बीत जाता है। उसकी बहू जो होती है वो अपने ससुर से कहती है कि अगर आप मेरे साथ ये खेल ऐसे ही खेलते रहेंगे तो मैं अपने पूरे घर वालों को आपके बारे में ये बता दूंगी। लेकिन दोस्तों वो जो शिव प्रसाद होता है उसे इस बात की कोई परवाह नहीं रहती है। और आखिर ऐसे ही करते करते 2 महीने का वक्त बीतने के बाद जैसे ही उसकी बहू इस जुल्मों सितम को सह नहीं पाती है तो एक दिन वो अपने ससुर के साथ कुछ ऐसा कर गुजरती है जिसे आप भी सुनकर काफ़ी दंग रह जाएंगे। आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं होंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी में आगे जानने को अभी बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों बस आप हमारे साथ इस कहानी के अंत तक बने रहिए और दोस्तों यकीन मानिए इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से हमारा बस वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके जीवन में कोई नई सीख मिले तो इस कहानी को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक गांव लगता है और उस गांव में एक परिवार रहा करता था। जिस परिवार का जो मुखिया होता है वो 55 वर्ष का व्यक्ति शिव प्रसाद होता है। शिव प्रसाद का 2 बेटा होता है और उसकी पत्नी। अब दोस्तों उसका जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम महेश होता है। दरअसल महेश मुंबई के एक कंपनी में जॉब किया करता था। अब उसके बेटे का महेश का जॉब किए हुए वहाँ 1 साल का वक्त बीत जाता है। अब महेश जो होता है वो अपने गांव 1 साल बाद लौट कर आता है। अब जैसे ही महेश अपने घर पर लौट कर आता है उसके जो माँ बाप यानी कि शिव प्रसाद और शिव प्रसाद की जो पत्नी होती है, उन दोनों को अपने बड़े बेटे की जो शादी की चिंता है वो सताए जाती है। उन्होंने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ अपने बेटे की शादी की चर्चा भी कर रखी थी। अब दोस्तों महेश के तकरीबन गाँव में 1 महीने का रहते हुए वक्त बीत जाता है। उधर एक रिश्तेदार के थ्रू एक लड़की की जो उसके साथ रिश्तेदारी की बात चलती है, जिसके बाद दोस्तों वो जो लड़की रहती है उसका नाम राधा होता है। दरअसल राधा उसी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर के ही दूसरे गांव की एक लड़की होती है। वो काफ़ी होशियार लड़की रहती है, काफ़ी वो पढ़ी लिखी लड़की रहती है और बेहद खूबसूरत रहती है। अब दोस्तों जैसे ही शिव प्रसाद को उस लड़की के बारे में पता लगता है वो अपने बेटे की शादी के लिए वो राधा के घर पर अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ पहुंच जाते हैं। अब पहली ही नज़र में शिव प्रसाद के घर वाले राधा को पसंद कर लेते हैं और फिर उन दोनों की जो आगे की शादी की तारीख है वो भी रख दी जाती है। दोस्तों वो तारीख 6 महीने बाद की रखी जाती है। इधर जो महेश होता है वो फिर से वापस मुंबई अपने नौकरी पर चला जाता है और वो 6 महीने का वक्त भी बीत जाता है। अब महेश फिर से मुंबई से वापस अपने गाँव आता है। दोस्तों घर में काफ़ी खुशी का माहौल रहता है क्योंकि अभी महेश की शादी होने वाली थी। दोस्तों महेश अभी दूल्हा बनने वाला था। उधर उस दिन महेश बारात लेकर राधा के घर पर जाता है। दोस्तों इधर राधा के घर पर जो भी शादी की रस्मों और रिवाज होता है उसे पूरा किया जाता है। कुल मिलाकर राधा महेश के घर दुल्हन बनकर आती है। अब इधर जैसे ही राधा महेश के घर दुल्हन बनकर आती है उन दोनों की पहली रात होती है, यानी कि मिलन की रात होती है। इधर महेश तकरीबन 9 बजे अपने पत्नी राधा के कमरे में आता है, जहां सबसे पहले तो महेश अपनी पत्नी का घूंघट उठाकर देखता है। अब जैसी राधा की खूबसूरती को देखता है वो काफ़ी खुशी से उछल उठता है। वो मन ही मन अपने आप को काफ़ी खुशनसीब मानता है और दोस्तों फिर उन दोनों की बातें चलने लगती है। दरअसल महेश अपने बारे में राधा को बताता है और राधा अपने बारे में
अपने पति महेश को बताता है। तकरीबन इन दोनों की बातचीत होते हुए 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। उसके बाद रात के करीब 11 बजे ये दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं। ये लोग इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ वो मिलन की रात को मनाते हैं कि ताकि वो लोग यादगार रात बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों तकरीबन उसके बाद 2 से 3 घंटे तक ये दोनों उस मिलन की रात को काफ़ी अच्छी तरीके से मनाते हैं, जिसके बाद वो दोनों थक जाते हैं और एक दूसरे के साथ लिपट कर सो जाते हैं। फिर दोस्तों अगली सुबह हो जाती है। अब उस गांव की जो भी महिलाएं और लड़की रहती है वो राधा को देखने के लिए राधा के कमरे में चली आती है। यानी कि मुंह दिखाई का जो रस्म होता है वो प्रक्रिया चलती रहती है। दिन भर मुंह दिखाई का रस्म होते रहती है। जो भी रस्मों और रिवाज होती है वो पूरा होता है। फिर से अगली रात आती है। फिर से अगली रात महेश और राधा एक दूसरे के साथ वो मिलन करते हैं। वही प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। अब दोस्तों इधर राधा जो होती है वो भी महेश को पाकर बेहद ही खुश रहती है। इधर महेश भी अपनी पत्नी का एक छोटे से छोटे जरूरतों का ख्याल रखता है। इन दोनों की जिंदगी काफ़ी अच्छी से कटने लगती है। घर का जो माहौल रहता है वो काफ़ी खुशनुमा रहता है। इधर दोस्तों राधा जो होती है वो अपने ससुराल में आकर ससुराल वाले जो भी परिवार वाले होते हैं सबका ख्याल रखने लगती है। पूरे ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है। अब दोस्तों ऐसे ही होते होते 2 महीने का वक्त बीत जाता है और इधर जो महेश का छुट्टियां होती है वो खत्म हो जाती है। अब वो अपना बैग उठाता है और वापस मुंबई अपने नौकरी पर चला जाता है। इधर महेश को गए हुए नौकरी पर लौटे हुए 4 दिन भी नहीं हुए रहते हैं कि इधर राधा जो होती है और उसका जो सास ससुर और एक देवर होता है वो राधा को काफी प्रताड़ित करने लगते हैं। दरअसल राधा की जो सास रहती है वो अपनी बहू राधा से कहती है कि दहेज में मुझे 1 लाख रुपए अपने माता पिता से मंगवा कर दो। जिसके बाद राधा जो होती है वो काफ़ी ये बात सुनते ही दंग हो जाती है और अपनी सास से वो कहती है कि ये तो अब संभव नहीं है। मैं 1 लाख रुपए अपने माता पिता से मांगकर मैं कहाँ से आपको दे पाऊंगी। जिसके बाद उसकी जो सास होती है अपने बहू राधा के साथ मारपीट करना शुरू कर देती है। उसे दिन भर खाना भी नहीं देती है। दोस्तों ऐसे ही उसका देवर जी भी होता है वो भी अपने माँ का पक्ष में रहता है। उसका ससुर जो भी होता है वो भी अपने पत्नी के पक्ष में होता है। यानी कि उसके ससुराल वाले अब अपनी बहू के बिल्कुल खिलाफत चले जाते हैं। अब दोस्तों ऐसी वक्त बीतने लगता है। अब एक दिन की बात है, एक शाम घर में जो राधा के सास ससुर रहते हैं वो घर पर नहीं रहते हैं। अब घर पर सिर्फ राधा और राधा का देवर ही रहता है। अब राधा का जो देवर रहता है उसका नीयत खराब हो जाता है। वो अपनी भाभी के पास आता है और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। वो राधा से छेड़खानी करने लगता है। इस बात का राधा विरोध करती है और कहती है कि मैं फ़ोन कर कर तुम्हारे भैया से सब बता दूंगी कि तुम मेरे साथ गलत हरकत करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों उसका जो देवर होता है वो दरअसल उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध भी कायम कर लेता है और उसके बाद अपनी भाभी राधा को बताता है कि अगर तुमने इसके बारे में भैया से जिक्र की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को जान से मरवा दूंगा। दोस्तों राधा डर जाती है और वो अपने देवर द्वारा दिए गए सितमों को सह लेती है। अब जब भी उसके देवर को मौका मिलता था वो अपनी भाभी यानी राधा के साथ गलत संबंध बनाया करता था। ऐसी 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब एक दिन की बात है, जो राधा के ससुर होता है शिव प्रसाद, वो 55 वर्षीय व्यक्ति, वो भी राधा को अकेला पाकर घर में, चूंकि उस दिन उसका जो देवर होता है और उसकी सास कहीं बाहर गए हुए रहते हैं। अब उसका जो ससुर होता है शिव प्रसाद, उसका नियत बिगड़ जाता है और वो अपनी बहू के सामने ही उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। जिसके बाद राधा जो होती है वो अपने ससुर को ये समझाती है कि मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, मैं आपके बेटी जैसी हूँ, कम से कम आप तो मेरे साथ गलत हरकत मत कीजिए। लेकिन दोस्तों शिव प्रसाद जो होते हैं वो पहले से ही शक्तिवर्धक गोलियां खाए हुए रहता है। अब वो अपने बहू के ऊपर जबरदस्त रूप से टूट पड़ता है और उसके साथ फिर संबंध कायम कर लेता है। अब दोस्तों आए दिन जब भी मौका मिलता था उसका देवर और उसका ससुर राधा के ऊपर काफ़ी प्रताड़ना करते हैं, उसे काफ़ी प्रताड़ित करते हैं। अब राधा जो है काफ़ी जुल्मों सितम को सह रही होती है। अब एक दिन ये जो जुल्मों सितम है वो काफ़ी सर से ऊपर बह जाता है। अब राधा सोचती है कि मैं ये सारी बातों को अपने पति से बताऊंगी और दोस्तों उसके बाद राधा जो होती है अपने पति को फ़ोन लगाती है। अब जैसे ही राधा महेश को फ़ोन लगाती है और महेश से अपने आप बीती के बारे में बताती है कि कैसे उसका देवर यानी कि महेश का भाई उसके साथ गलत संबंध कायम करता है, कैसे उसका जो
पिता यानी कि राधा का ससुर रहता है वो भी उसके साथ गलत संबंध कायम करता है और कैसे उसकी सास यानी कि जो महेश की माँ होती है उसे दहेज के लिए उत्पीड़न उसे प्रताड़ित करती है। अब जब ये सारी बात महेश सुनता है तो काफ़ी आग बबूला हो जाता है, वो काफ़ी गुस्सा में आ जाता है और वो तुरंत कंपनी से छुट्टी लेता है और सीधे अपने गाँव चला आता है। अब जैसे ही वो अपने गाँव आता है, गाँव पर आते ही महेश के जो माता पिता रहते हैं उसे कान भर देते हैं और उल्टे ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है राधा वो बाहर गैर मर्दों के साथ लिप्त रहती है, उसे मिला जुला करती है, फोन पर हमेशा बातें किया करती है। अब जैसे ही महेश अपनी पत्नी की शिकायत अपने माता पिता के मुंह से सुनता है, वो अपने माता पिता की तरफ चला जाता है और अपनी पत्नी को ही प्रताड़ित करने लगता है, उसके साथ मारपीट करने लगता है, उसे यातनाएं देने लगता है। दोस्तों, राधा जो होती है और टूट जाती है और फिर इसी तरह का सिलसिला आगे 10 से 15 दिन तक चलते रहता है। अब उसके बाद जो महेश होता है वो अपनी पत्नी को साथ लेकर मुंबई चला जाता है। अब मुंबई में जाने के बाद इत्तेफाक से इन दोनों का जो रिश्ता है वो सही से नहीं चलता है, इन दोनों के बीच अनबन जारी ही रहती है, इन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा चल ही रही होती है क्योंकि राधा इतनी चिड़चिड़ी हो रही रहती है कि राधा का जो मानसिक संतुलन रहता है वो कहीं ना कहीं असंतुलित हो गया रहता है। अब इधर महेश जो होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें हमारा जो घर वाले हैं अगर इतना तुम्हें यातना ही दे रहे थे, तुम पुलिस में जाकर तुम थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। जिसके बाद वो राधा कहती है कि वो लोग मेरे ऊपर इतना पहरा दे रहे थे, मेरे ऊपर इतना सख्ती और नज़र रख रहे थे कि मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, तो मैं पुलिस स्टेशन जाती कैसे। अब दोस्तों, उसका जो पति महेश होता है वो कहता है कि तुम वापस फिर से गांव चलो, वहां पर पुलिस थाने जाकर इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। दोस्तों, उसके बाद महेश अपनी पत्नी राधा को लेकर वापस से गाँव आता है और गाँव आने के बाद फिर से वो जैसे ही गाँव आता है, महेश के जो माता पिता होते हैं फिर से उसका कान भर देते हैं और फिर से महेश अपने माता पिता की तरफ ही पक्ष लेने लगता है और वह अपनी पत्नी को यातनाएं देने लगता है। दोस्तों, ऐसी करके फिर से 15 दिन का समय और गुजरता है और जिसके बाद राधा को एक दिन मौका मिलता है और राधा मौका पाकर घर से भाग निकलती है और सीधे वो अपने माता पिता के घर पर पहुंच जाती है और जिसके बाद अपने माता पिता से वो बताती है कि कैसे जो उसका ससुर है उसके साथ गलत काम किया करता था, कैसे उसका देवर उसके साथ गलत काम किया करता था, कैसे उसकी सास उसे दहेज के लिए उत्पीड़न दिया करती थी, उसे प्रताड़ित किया करती थी। अब जैसे ही जो राधा के पिता ये सब सारी बात सुनते हैं वो काफ़ी आग बबूला हो जाते हैं, वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि जिस बेटी को मैंने इतना लाड प्यार से पाला है उसी बेटी के साथ ये लोग कितनी हैवानियत कर रहे हैं। अब दोस्तों, वो अपनी बेटी को लेकर सीधे एसपी साहब की कोठी पर जाते हैं और एसपी साहब से ये शिकायत करते हैं कि मेरी बेटी के जो ससुराल वाले हैं वो उसके साथ कितना उत्पीड़न कर रहे हैं, उसका कितने प्रताड़ित कर रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे ही एसपी साहब ये सारी बात को सुनते हैं, जैसे राधा बताती है कैसे उसका देवर और उसका ससुर उसके साथ गलत संबंध बनाया है, उसे कैसे उसके साथ शोषण किया है, कैसे उसके इज्जत और आबरू के साथ खेला है, वो एसपी साहब की आंखें नम हो जाती हैं, उनके आंखों से आंसू छलक आते हैं और एसपी साहब तुरंत पुलिस टीम की गठन करती है और पुलिस को महेश के घर पर भेजती है और वहां से महेश को, महेश के माता पिता और महेश के भाई को यानी कि राधा के देवर को, इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको थाने में लेकर इनसे गहन पूछताछ की जाती है। फिर ये सारे लोग अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और जिसके बाद उनके ऊपर कई तरह की धाराएं लगती हैं, कई तरीके की संगीन जो धाराएं होती है उनके ऊपर चलाई जाती है और उन्हें कोर्ट में पेशी की जाती है। दोस्तों, अभी तो ये केस चल ही रहा होता है, इसमें अभी और आगे छानबीन चल ही रही होती है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि इन लोगों को इस यातनाएं के, इस उत्पीड़न के मद्देनजर रखते हुए इन्हें क्या सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी के दिल को आहत नहीं करना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि कोई भी अपनी बच्ची का शादी अगर किसी घर में भी करता है तो पहले उस घर का जो बैकग्राउंड है उसे जरूर चेक कर ले। नहीं तो जैसे राधा के साथ ये सब जुल्मों सितम से उसे सहना पड़ा, हो सकता है कि किसी की अगर बेटी किसी घर में शादी होकर जाती है तो उसके साथ भी ऐसा ही हो। तो दोस्तों, बस ये कहानी सुनाकर हमारा मकसद ये था कि आप लोग भी सजग हो जाएं, आप लोग भी जागरूक हो जाएं कि आज के देर में इस तरह का जो क्राइम है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। हमारे समाज में इस तरह के भी कुछ चेहरे हैं जो दहेज के नाम पर हैवानियत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, इस हमारे कहानी के कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।